हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हो या फिर आपकी फ्रेश बाइंग वाले स्टॉक्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या ये स्टॉक्स वर्थ बाइंग है भी या नहीं है, और अगर कोई वर्थ बाइंग ही नहीं है तो वर्थ होल्डिंग भी कैसे हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत ही मन से, बहुत ही चाव से आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया और आपने इस बिजनेस के अंदर अपने पैसे लगा दिए। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए लगा दिए। अब आपको ये समझ में आ चुका है कि जो मेरा इनिशियल थॉट प्रोसेस था वो गलत था, ये बिजनेस नहीं चलने वाला है। आपको किसी ना किसी कारण से ये समझ में आ चुका है, चाहे रेगुलेटरी चेंजेस हो गए हैं, चाहे आपका माइंड चेंज हो गया, इकोनॉमी चेंज हो गई, कुछ भी चेंज हो गया, लेकिन आपको ये समझ में आ गया है कि भैया ये बिजनेस नहीं चलने वाला है। लेकिन आप 1 लाख रुपए लगा चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, आप इसी बिजनेस के अंदर और पैसे लगाते रहेंगे, ये ज्यादा सही थॉट प्रोसेस है या फिर इसको भूलकर आप आगे बढ़ जाएंगे, ये सही थॉट प्रोसेस है। एक थॉट आपके माइंड में ये आ सकता है कि यार अब इतने पैसे लगा ही दिए हैं तो क्यों ना आगे कंटिन्यू किया जाए, क्या पता बिजनेस चल जाए। लेकिन दोस्तों, समझदारी वाला स्टेप ये रहेगा कि जब आपको पता लग गया है कि बिजनेस काम करने लायक नहीं है तो इसमें अपना टाइम और एफर्ट अगर आप दे रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा ना। दोस्तों, यही गलती हम में से ज्यादातर इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर करते हैं। जस्ट बिकॉज कि हमने एक शेयर परचेस कर लिया, वो शेयर अच्छा है या नहीं है, हम फिर भी उसको होल्ड करते जा रहे हैं। चाहे कंपनी का बिजनेस बदल गया, चाहे कंपनी की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ गई, चाहे कंपनी की इंडस्ट्री बदल गई, चाहे कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन आज कंपनी का भविष्य उतना अच्छा नहीं है या अंधकार में है कंपेयर टू जैसा मुझे पहले लगता था जब मैंने इसको एक्यूमुलेट किया था, तो क्या इस शेयर को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या फिर एग्जिट कर देना चाहिए? इफ यू आस्क मी, मैं ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपको खुद से पूछना चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आर योर स्टॉक्स वर्थ बाइंग और वर्थ होल्डिंग। जो वर्थ बाइंग नहीं है वो वर्थ होल्डिंग भी नहीं है, और जो वर्थ होल्डिंग नहीं है वो वर्थ बाइंग भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ पैरामीटर्स आपको अपने लिए पत्थर की लकीर की तरह लिख लेने चाहिए कि ये पैरामीटर्स अगर फुलफिल नहीं हो रहे तो मुझे इन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, ना इनको होल्ड करना है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद आपको बहुत ही लाइट लग रहा है, लेकिन आप नोटिस कीजिएगा आपके पोर्टफोलियो में ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं जो आपने लिया तो बहुत मन से थे, उसके फंडामेंटल्स आपको बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन आज की डेट में फंडामेंटल्स उतने अच्छे रह नहीं गए हैं, लेकिन आप फिर भी उसको होल्ड कर रहे हैं। क्यों? और अगर इस क्यों का जवाब आपको देने के लिए बोला जाए तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, सिवाय इस पॉइंट के कि क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूं तो बेच के अब इतना लॉस क्यों ही बुक करना। इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। दोस्तों, अगर मेरी ये स्टेटमेंट आपको सही लगती है तो कमेंट्स में अभी के अभी यस लिखिए, और गलत लगती है तो नो भी लिख सकते हैं, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आपका आंसर यस में ही आने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसी कुछ फाइनेंशियल रेशियोज जो बहुत ही बेसिक रेशियोज हैं। देखिए, कंपनी के ऊपर डेट है नहीं है ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, कंपनी अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, मुझे लो पी स्टॉक चाहिए या मुझे हाई पी चाहिए, मुझे लो प्राइस टू बुक चाहिए, मुझे हाई प्राइस टू बुक चाहिए, मेरी पी जी रेशो कैसी होनी चाहिए, कम या ज्यादा, ये सारी पर्सनल चॉइसेस हो सकती हैं। लेकिन जो पैरामीटर्स, जो फाइनेंशियल रेशियोज आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती हैं, वो चॉइस वाली बात नहीं है, वो नेसेसिटी वाली बात है। दोस्तों, मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैं कौन सी कंपनीज, या फिर मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैं कौन से पैरामीटर्स वाली कंपनी को होल्ड करना चाहता हूं और कौन से वाले को मैं श्योरली होल्ड करना नहीं चाहता हूं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पेपर पेन ले लीजिए और मेक श्योर कि आप मेरे साथ साथ धन का स्क्रीनर यूज करेंगे, और मैं ये सारे पैरामीटर्स डाल के ये चेक करूंगा कि कौन सी कंपनी जैसी हैं जिनको मुझे स्टडी करना है। ये कंपनीज मेरी रीडिंग और ये कंपनीज मेरी स्टडी डिजर्व करती है। मैं इनको बाय नहीं कर रहा, लेकिन ये कंपनी मेरी स्टडी, मेरा टाइम जरूर डिजर्व करती है। इसके फाइनेंशियल्स में डेफिनेटली पढ़ूंगा, इसकी एनुअल रिपोर्ट में डेफिनेटली डाउनलोड करूंगा और डिटेल में जाके उसके सारे पैरामीटर्स को चेक करूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी जो मेरे पोर्टफोलियो में है और इन पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर रही, मैं उसको होल्ड नहीं करूंगा। दोस्तों, एट एनी पॉइंट इन टाइम, क्योंकि मैं स्क्रीनर यूज करूंगा तो सामने कुछ स्टॉक्स तो आ ही सकते हैं आपके, इट शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। तो दोस्तों, चलते हैं हम धन के स्क्रीनर पे, विच इज scanex.trade, और यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं क्रिएट पे। दोस्तों, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज हैं जिसमें से सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो जो मेरे लिए है, जो कि मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं स्टैग्नेंट कंपनी, छोटी हो या बड़ी, मैं ना तो अपनी लाइफ में स्टैग्नेंसी चाहता हूं और ना ही मैं कंपनी में स्टैग्नेंसी चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं कभी किसी स्टैग्नेंट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वो ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए। हाँ, ग्रोथ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आप कि बड़ी कंपनी हो गई तो इस रेट से ग्रो नहीं करेगी, थोड़ा सा कम रेट से करेगी, लेकिन ग्रो जरूर करना चाहिए। इसीलिए मेरी जो सबसे पहली रेशो आ रही है वो है रेवेन्यू ग्रोथ रेट। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी पिछले 3 साल में
कम से कम 15% से तो ग्रो करे। मेरी कंट्री की महंगाई दर 7% के आसपास की है। अगर मेरी कंपनी 15% से भी ग्रो नहीं कर रही तो क्या कर रहे हो आप? इतनी एफिशिएंट टीम लेकर क्यों बैठे हुए हो? आपने दुनिया भर के टैलेंट में से कुछ टैलेंट सिलेक्ट किया, आपके एचआर ने सिलेक्ट किया, और अगर वो सारे मिलकर आपकी कंपनी को इन्फ्लेशन भी अच्छे से बीट नहीं करवा पा रहे तो क्या फायदा? We at an individual level are able to beat inflation when we are from upper middle class। तो हम सभी लोग इन्फ्लेशन बीट कर रहे हैं, इसीलिए हम उस लेवल पर पहुंचे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, जो लोग इन्फ्लेशन बीट कर रहे हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल है आपके आसपास के लोग भी इन्फ्लेशन बीट कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी कई हजारों एम्प्लॉयज के साथ क्यों नहीं कर पा रही? मैं अपने आप को समझाने में फेल हो जाता हूं। इसीलिए मेरी पहली कंडीशन, मेरी सेल्स ग्रोथ रेट पिछले 3 साल की कम से कम 15% से होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी रेशो जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंपनी अपने प्रमोटर के लिए और कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। प्रमोटर भी तो शेयर होल्डर ही है, हम सभी लोग शेयर होल्डर हैं। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, ये कैसे पता लगाया जाए? इसके लिए एक बहुत ही खास रेशो होती है विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 20% तो होनी चाहिए। मतलब मेरी कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए कम से कम 20% का रिटर्न तो जनरेट कर पा रही है। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। नेट प्रॉफिट जो आ रहा है हर शेयर होल्डर का कम से कम 20 रुपए का तो होना चाहिए। और ये नोशनल 20 रुपए है, ये कोई एग्जैक्टली 20 रुपए नहीं मिलने वाले आपको। तो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपका जितना पैसा आपने कंपनी में लगाया है उसका 20% रिटर्न आपको हर साल का मिल रहा है। देखो, एफडी में भी तो 6-7% के आसपास मिल ही जाता है। अगर हम इक्विटी मार्केट में इतना रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 15 से 20% के आसपास तो मिलना चाहिए। ये मेरा एक 20% का पैरामीटर आ जाता है। अब मजे की बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ ये कंपनी आरओई जनरेट नहीं कर रही, इसका आरओई लगातार बढ़ता भी जा रहा है। मतलब ये हर बार अपने शेयर होल्डर के लिए ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रही है कंपेयर टू प्रीवियस रिटर्न्स। तो यहां पर मैंने टाइप किया आरओई ग्रोथ परसेंट। मैं कह रहा हूं कि पिछले 3 साल का आरओई ग्रोथ परसेंट शुड एटलीस्ट बी 5%। मतलब ये आरओई सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, ये आरओई सिर्फ 20% नहीं है, ये आरओई ग्रो भी कर रहा है। तो 5% से इनका रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रो भी कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों, सिर्फ मेरे लिए नहीं, कंपनी अपने डेट और इक्विटी दोनों के लिए मिला के कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। देखिए, मेरे लिए तो आरओई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाट इफ अगर किसी ने कंपनी के बॉन्ड परचेस कर रखे हैं, तो यहां पर अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करना है तो पहले उसके लिए डिफॉल्ट करेगी, फिर मेरे लिए करेगी। लेकिन अगर कंपनी उनके लिए रिटर्न जनरेट कर ही रही है तो डिफॉल्ट ही क्यों करेगी? तो ये भी चेक कर लेते हैं कि कंपनी मेरे लेवल पे तो रिटर्न जनरेट कर रही है, क्या उनके लेवल पे डिफॉल्ट के आसपास तो नहीं है। वैसे जब हमने आरओई चेक कर लिया तो आरओसी ऑटोमेटिकली अच्छा ही होता है, लेकिन स्टिल हम यहां पर एक पैरामीटर डाल देते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज आरओसी। तो मैं चाहता हूं कि मेरा पिछले 3 साल का आरओसी का एवरेज which is compounded annual growth rate should at least be 10%, and apart from this सिर्फ 3 साल का नहीं बल्कि 5 साल का भी मेरा कम से कम 10% से ऊपर का होना चाहिए CAGR। अब आप नोटिस करेंगे आपके सामने 116 कंपनीज बचती हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि इन कंपनीज को बाय कर लेना है, लेकिन ये कंपनी आपकी स्टडी जरूर डिजर्व करती है। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर LIC पे क्लिक करता हूं, ये LIC की सारी डिटेल्स ओपन हो जाती हैं, और आप जब नीचे इसके फाइलिंग वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कंपनी की ट्रांसक्रिप्ट, कॉन कॉल की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये सारी चीज आपको डिटेल में दे रखी हैं। आप इन सबको स्टडी कर सकते हैं। और यहां पर अगर आपको स्टॉक प्राइसेस या स्टॉक चार्ट्स देखने का मन करता है तो यहीं से आके आप अपने लिए स्टॉक चार्ट अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर आप धन चार्ट्स पे पहुंच जाएंगे, और धन चार्ट्स पे आप यू कैन यूज मल्टीपल इंडिकेटर्स। एंड बाय द वे दोस्तों, जैसे कंपनी अपने आरओई को और आरओसी को इंक्रीज कर रही है, हम भी तो अपने आरओआई को इंक्रीज कर सकते हैं। MTF और आपके डीमैट में पड़े म्यूचुअल फंड्स, इन 2 फीचर्स को यूज करके आप अपने आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। ये क्या होते हैं मैं आपको 10 सेकंड में बता देता हूं। MTF होता है कि आपने अगर ये वाला शेयर परचेस करना है, हाइपोथेटिकली हम यहां पर LIC की बात कर रहे हैं, अगर आपने ये LIC का शेयर परचेस करना है तो LIC का शेयर फॉर एग्जांपल 800 रुपए का चल रहा है, 800 रुपीज का चल रहा है। आपके पास 2 ऑप्शन है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। पहला तो 800 रुपए पूरे दीजिए और ये शेयर परचेस कर लीजिए। दूसरा, 800 रुपए मत दीजिए, सिर्फ इसका 20-25% अमाउंट दीजिए और आप MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के थ्रू आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। तो आपको इसमें से सिर्फ 150 से 200 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पे करने हैं, बाकी पैसा धन फंड कर देगा और एक नॉमिनल सी कॉस्ट पे आप इस शेयर को चाहे जब तक होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर इसमें से 20, 25, 30% के आसपास का रिटर्न अर्न करते हैं तो माइनर सा आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगा, और इंटरेस्ट कॉस्ट पर डे की कैलकुलेशन होती है, मतलब अगर आपने 4 दिन के लिए स्टॉक को होल्ड किया और 5% लेकर निकल गए,
तो 4 दिन के अंदर जो छोटा सा इंटरेस्ट कंपोनेंट बना, 4 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 0.1-0.2% के आसपास का अप्रोक्सीमेटली इंटरेस्ट कंपोनेंट बनेगा। ये इंटरेस्ट कंपोनेंट आपको पे करना है और बाकी सारा रिटर्न आपका हो जाएगा। दोस्तों ये होता है एमटीएफ। और ठीक उस तरीके से आपके म्यूचुअल फंड्स जो आप धन प्लेटफॉर्म पे परचेज करते हैं, अगर आप इनको डीमैट में परचेज करते हैं, आप इसको प्लेज भी कर सकते हैं और प्लेज करके इसके अगेंस्ट ही मार्जिन लेकर आप इससे शेयर्स परचेज कर सकते हैं और इन शेयर्स को भी आप लंबे पीरियड तक होल्ड कर सकते हैं। ये दोनों फैसिलिटीज आपके काम आएंगी आपके आरओआई को इंक्रीज करने के लिए। दोस्तों ये स्टॉक की जो लिस्ट आपके सामने आ गई है, अगर आपको इन सारे स्टॉक्स के प्राइसेस भी ट्रैक करने हैं, चार्ट्स भी ट्रैक करने हैं, तो बहुत ही इजी तरीका है। आप सिर्फ इसकी अपने मोबाइल फोन से फोटोग्राफ क्लिक कर लीजिए। रादर आप धन ऐप में जाइए, वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में जाके इसकी फोटोग्राफ क्लिक कर लीजिए, ऑटोमेटिकली ये उसकी वॉच लिस्ट बना देगा वहां पर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, you can have 10,000 stocks in all the watch list collectively. You can make 10 groups of the watch list. एक ग्रुप में 10-10 वॉच लिस्ट हो सकती हैं और एक वॉच लिस्ट में 100-100 स्टॉक्स हो सकते हैं। तो 10,000 स्टॉक्स आप एक साथ लिस्ट्स में ऐड कर सकते हैं और उनको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी स्टॉक मैंने आपके सामने यहां पर रखे हैं, इन सबको परचेज नहीं करना, ये तो बेयर मिनिमम कंडीशन है, लेकिन ये आपका टाइम डिजर्व करते हैं। दीज स्टॉक्स आर सर्टेनली वर्थ रीडिंग। तो यहां पर मैं इस स्कैनर को आपके लिए सेव कर लेता हूं और मैं इसका नाम रखता हूं वर्थ रीडिंग। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा वर्थ रीडिंग स्क्रीनर। मैं ये स्क्रीनर आपके साथ इमीडिएटली कमेंट्स में शेयर कर दूंगा। दोस्तों कैसे लगा आपको पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की बेसिक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्या ये स्टॉक वर्थ बाइंग या वर्थ होल्डिंग है भी या नहीं है, अगर आपको ये जानना है तो ये बहुत ही बेसिक कंडीशंस है। अगर ये फुलफिल नहीं होती तो मैं इनको एक्यूमुलेट नहीं करता हूं, मैं उनको स्टडी नहीं करता हूं, मैं उनको बाय नहीं करता हूं। बट मैं आपके भी इनपुट चाहूंगा। इसके अलावा आपको क्या लगता है कौन सा पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बिना आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग कुछ भी नहीं करेंगे? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.